नमस्कार साथियों, द ट्रूथ लेंस चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारे साथ रुचिर गर्ग जी हैं, जिन्होंने पिछली बार अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन को हमारे साथ शेयर किया। इस बार हम उनसे रूबरू होंगे कि उन्होंने मतलब आईआईटी दिल्ली में जैसे उन्होंने चूज़ किया था, तो कैसे चूज़ किया, कैसी वहाँ पे लाइफ रही। स्वागत है रुचिर गर्ग जी। नमस्ते विजय जी। तो कंटिन्यू करते हुए आपकी प्रिपरेशन से आप आगे थोड़ा बताएं कि कैसे आपने सिलेक्शन किया, क्या रहता है वो प्रोसेस फिर। तो जब एक बार सिलेक्शन हो गया, रैंक वगैरह पता चल गई, तो उसके बाद एक काउंसलिंग सेशन होता है। जो भी आपके नियरेस्ट आईआईटी होता है वहाँ बुलाते हैं कि आप वहाँ पे जो टीचर प्रोफेसर से बात कीजिए और सिलेक्ट कीजिए कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या ब्रांच। तो वो काउंसलिंग सेशन कानपुर में हुआ। हम आईआईटी कानपुर पहुंचे फादर के साथ। और तो क्योंकि रैंक अच्छी थी तो ये उस टाइम आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस एकदम टॉप पे माना जाता था। तो कुछ उसमें ज्यादा अकल लगाने का था नहीं। हमने सोचा हाँ कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, रैंक अच्छी है, तो टॉप रैंकर कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो उन तो पर मैंने बजाय आईआईटी कानपुर के मैंने आईआईटी दिल्ली चूज किया। अच्छा। उसका मेन कारण ये था कि मुझे लगा कि थोड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे लगा कि कानपुर में गया तो क्योंकि कानपुर देखिए अब दिल्ली जैसा शहर तो है नहीं। हाँ। और आईआईटी भी काफी वो सिटी के बाहर कोई था उस टाइम। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे लगा कि अगर थोड़ा ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो शायद दिल्ली बेटर रहेगा। और मेरे को उसी में ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे ये नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूं। मेरी मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ। तो इस इच्छा से मैं आईआईटी दिल्ली चला गया। ओके, तो वहाँ पे आईआईटी कानपुर में कुछ आपका वहाँ के प्रोफेसर से या किसी से ऐसा इंटरेक्शन भी हुआ कि कंप्यूटर साइंस ही क्यों, जैसे आपने ये तो बता दिया कि भी दिल्ली क्यों सेलेक्ट किया, पर कंप्यूटर साइंस क्यों किया, इसका भी कोई वो था? नहीं, इस तरह का कुछ खास कन्वर्सेशन हुआ नहीं कि कंप्यूटर साइंस ही क्यों। वो तो ट्रेंड, तब तक जो ट्रेंड थे, ट्रेंड पब्लिक नॉलेज हो जाते हैं। ठीक ठीक नहीं ठीक। तो वो बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा रहता है। ऑफ कोर्स जितनी ब्रांचेस वगैरह थी वो बताई तो हो ही गई होंगी मुझे। तो एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, इतने साल हो गए हैं। एक सेशन कॉमन जरूर हुआ होगा जिसमें सारी ब्रांचेस के बारे में बताया गया होगा। तो आप जैसे लखनऊ रहते थे, तो आपको अब दिल्ली आना था, तो मेरे ख्याल से हॉस्टल में ही रहे होंगे। तो आपका ये पहली बार हॉस्टल में था कि उससे पहले भी कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, पहली बार था। मैं तो बल्कि कभी भी घर से बाहर कहीं हॉस्टल में या अलग से या दोस्तों के साथ कभी भी रात नहीं गुजारी थी। अच्छा अच्छा। हर एक जब भी रात गुजारी थी वो पेरेंट्स के साथ ही गुजारी थी। चाहे वो घर पे हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ हो। तो हॉस्टल जाना तो पहली बार था। हाँ, लेकिन मेरा भाई पहले से था हॉस्टल में। ओके ओके, ठीक ठीक। वो भी दिल्ली में ही था। तो फिर जब मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ, वो मुझे कोई दूसरा हॉस्टल अलॉट हुआ। और नीलगिरी हॉस्टल मुझे अलॉट हुआ, वहाँ पहुँच गए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो कैसी थी हॉस्टल लाइफ, मतलब बिगिनिंग के डेज कैसे थे? तो बिगिनिंग के डेज में तो देखिए, वो जो पहली बार फ्रीडम मिली है, घर से निकले हैं और अब आप अपने एकदम फुली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसमें मजा तो बहुत आया। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब जब लाइफ शुरू हुई तो वहाँ पे तो पहले तो रैगिंग हो रही थी, 1 महीना तो रैगिंग चली। अच्छा अच्छा। तो रैगिंग में भी इतना मुझे पहले बता दिया गया था, मेरा भाई क्योंकि वहाँ पहले से था, उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे फिजिकल कुछ नहीं होगा। ठीक 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 ठीक। है ना, बाकी थोड़ा मेंटली तुमको थोड़ा तंग करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ऐसे नहीं है कि कोई पीटेगा या आपको फिजिकल कुछ हार्म होगा। तो मैं मेरे पास पहले ही एक कंफर्ट लेवल था कि चलो यार कुछ फिजिकल हार्म होना नहीं है, एंजॉय करो। तो मैं तो रैगिंग को ज्यादातर एंजॉय करता था। और कभी कभी कुछ कुछ सीनियर्स के साथ तो बहुत ही मजे आते थे। तो उनका आपस में भी हंसी मजाक चलता रहता था, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो आपके बैच में कितने जैसे थे स्टूडेंट्स जो आपके कलीग्स थे? करीब करीब 50 लड़के थे। अच्छा, 50 थे तो वो 50 थे मेरे हॉस्टल में। ओके ओके। तो ओवरऑल होंगे करीब 300, 250, 300 ओवरऑल। तो ओवरऑल जैसे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो स्टूडेंट्स थे वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट से थे या कुछ इसमें भी स्क्यूड था? नॉर्थ से तो नॉर्थ, क्योंकि दिल्ली है तो नॉर्थ की प्रधानता थी। ओके। ऑफ कोर्स साउथ के भी लोग थे। पर वो मेरे ख्याल वो ज्यादातर साउथ में बॉम्बे या चेन्नई चले जाते हैं। ओके ओके ओके। तो जब नॉर्थ के तो नॉर्थ मिडिल इंडिया इधर के लोग काफी थे। ठीक ठीक। यूपी, राजस्थान, नॉर्थ, बेसिकली नॉर्थ। तो जैसे 11th 12th में जो टीचर्स थे,
और आईआईटी में जो प्रोफेसर को या जो टीचिंग थी आपकी, तो उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? अ, देखिए भाई, अभी एडवांस सब्जेक्ट्स ये लोग पढ़ा रहे हैं, हम्म तो ये ऑफ कोर्स उनसे ज्यादा नॉलेज तो इनको थी ही, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एज अ टीचर कि आप टीचिंग में कितने अच्छे हो, है ना, वो तो कंपेयर किया जा सकता है हाँ हाँ, कि आप पढ़ाते कितना अच्छा है। ठीक ठीक ठीक, तो उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि वो सेम ही है, ओके ओके, क्योंकि सारे टीचर अच्छे नहीं थे। हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ, कुछ कुछ लोग सब्जेक्ट्स को बहुत बोरिंग बना देते हैं। हम्म हाँ, और एक जो मुझे चीज थोड़ी अब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज होनी चाहिए थी जो थी नहीं, हम्म वो ये कि मुझे लगता है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स है थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी एंगेज करना चाहिए। सिर्फ उनको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक लेवल पे ही एंगेज करो। जैसे उस टाइम हमारे यहाँ अटेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अच्छा अच्छा, तो तो बस वो सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी। अब हम और कई लोग हम रात भर गप्पे मार रहे हैं, 2-2 बजे तक जगे हुए हैं, 1-1 2-2 बजे तक। तो फिर वो सुबह उठ के नाश्ता करके 8 बजे तक, तो हमने क्लासेस सुबह की बहुत कम अटेंड की। ठीक ठीक, तो पर कायदे से ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। तो मुझे लगा बाद में कई साल बाद कि अगर जो टीचर्स थे वो तो क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी है नहीं, तो वो लोग ज्यादा बोलते नहीं थे कि आप आइए। अब तो आजकल तो कंपलसरी है। तो लेकिन वो स्टूडेंट्स को वो थोड़ा एंगेज मुझे लगता है उनको करना चाहिए था। ओके ओके, देखो हम भी समझते हैं कि भाई आप मौज मस्ती कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लास आओ। ठीक 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 ठीक, थोड़ा इस तरह से बात करनी चाहिए कि पर्सनल रिलेशनशिप कुछ बना के। लेकिन उन्होंने जनरली सभी टीचर्स कभी ऐसे करते नहीं थे, वो दूरी बना के रखते थे उस स्टूडेंट के साथ। तो एक्स्ट्रा करिकुलर का कुछ बैलेंस रहता है कि मोर रिगरस एकेडमिक्स ही रहता है? तो तब तो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ओके, हमें तो एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा मजे आया करते थे, चाहे वो खेल कूद हो या कल्चरल एक्टिविटीज हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हॉस्टल लाइफ थी उसमें पढ़ाई लिखाई वाज नॉट द इशू टू डिस्कस जनरली। पढ़ाई लिखाई तो तभी डिस्कस होगी, मतलब आप समझिए 20%, वो भी तब जब एग्जाम वगैरह आसपास होंगे। तो बाकी तो मौज मस्ती का एटमॉस्फेयर रहता था हमारे यहाँ। तो आपकी क्लास में जैसे लगभग किस रैंक तक के लास्ट बच्चा था, जैसे कुछ ऐसा आइडिया है? जैसे हमारा जो कंप्यूटर साइंस की क्लास थी मेरी, उसमें शायद रैंक थी जेई रैंक 2 से लेके करीब 70-80 तक। ओके ओके, ठीक ठीक। और जैसे बाकी की जो स्ट्रीम थी वो वर्सेस कंप्यूटर साइंस, क्या कुछ ऐसा डिफरेंस था, कुछ फील होता था, या दूसरे लोगों को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट था? ये तो डेफिनेटली है कि अगर आप सेम कोर्स करोगे तो 99%, मतलब मान लीजिए हमने जैसे तो ब्रांचेस क्या थी वहाँ पे, कंप्यूटर साइंस थी, इलेक्ट्रिकल थी, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, टेक्सटाइल्स, ये ब्रांचेस थी। तो इसमें सामान्यतः अगर वो एक ही कोर्स कंप्यूटर साइंस वाले कर रहे हैं और उसी कोर्स को मैकेनिकल केमिकल वाले कर रहे हैं, तो ये तो तय बात थी कि कंप्यूटर साइंस वाले लोगों का उनमें वो आएगा, वो टॉप पे लेंगे एग्जाम वगैरह में जनरली। बस वो बात और है कि भाई जो मौज मस्ती वाले लोग हैं वो तो उनका तो कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक ठीक, तो मतलब फर्क तो डेफिनेटली होता ही है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी एकेडमिक एबिलिटी में जनरली, मतलब 99% जो मेरा मानना है उनमें और बाकियों में एकेडमिक एबिलिटी में तो फर्क होता ही है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग थोड़े वो रेयर एक्सेप्शन होते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी का लक खराब रहा एग्जाम में तो खराब रैंक आ गई, इस तरह की चीजें होती है। तो वो रेयर केस है, वो ऑन एन एवरेज वो वैसा नहीं होता था। ठीक ठीक, और उनको भी चांस रहता था। मान लीजिए आप टॉप पे रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, जैसे आपने मैकेनिकल रखी है जो कि टिपिकली 300-400 रैंक पे लोग लिया करते थे, तो आप अपने टॉप पे चल रहे हैं अपने क्लास में, और मान लीजिए किसी वजह से कंप्यूटर साइंस में क्लास एक सीट खाली हो गई है, कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया या कुछ है, तो उनको एंट्री मिल जाती थी, इसका प्रोविजन था। ठीक ठीक ठीक, है ना, मुझे याद नहीं है कि किसी ने ऐसा लिया हो, तो ये पॉसिबिलिटी थी। अच्छा, आपका जैसे जैसे आपको या किसी और क्लासमेट को फील हुआ हो कि भाई बड़ा टफ हो रहा है एकेडमिकली एग्जाम्स या वहाँ पे कैरी ऑन करना, कुछ ऐसा भी? हाँ, मतलब कई लोग
होते थे ऐसे, मुझे लगता है कि करीब 5-10% लोग तो डेफिनेटली होते थे जिनको बड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा अच्छा, कोप अप करने के लिए। हाँ, उनको कीप अप करने के लिए उनको दिक्कत होती थी। और कुछ ऐसे होते थे कि वो केयर नहीं करते थे। ओके है ना, वो उनको ये है कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ के जितना भी हो रहा है कर लो, 50% भी मार्क आ रहे हैं, 40% भी आ रहे हैं, पास होने लायक बहुत है, चलो फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। जो लोग हैं जिनको की इच्छा थी कि नहीं हम बेटर करें, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी, हो नहीं पाता था, तो थोड़े बहुत लोग ऐसे थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, थोड़े थे। और मुझे भी दिक्कत हुई थर्ड ईयर में आके, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो कोर्सेज आपके कॉमन होते हैं बाकी लोगों के साथ, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे एक्चुअली नेचुरली थोड़ी एकेडमिक ब्रिलियंस का एडवांटेज है रिलेटिव। और लेकिन जब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तो आप अपने ग्रुप से कम्पीट कर रहे हो। ओके तो वहाँ असली कॉम्पिट, और सब्जेक्ट भी टफ हो जाता है, कंप्यूटर साइंस एक्चुअली सब्जेक्ट भी थोड़ा टफ है। तो वहाँ अब वो टफ हो जाता है, अब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम भी लगाना पड़ेगा ना, तो दिक्कत तो फिर मुझे भी हुई थर्ड ईयर में जाके। ओके बल्कि सेकंड ईयर के एंड में ही हो गई दिक्कत, क्योंकि तभी शुरू हो गए जब सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर, उसी में ज्यादातर कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के हो गए। तो वहाँ पहली बार मुझे धक्का लगा कि अरे ये तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में टॉप पे नहीं हूँ, सब में एवरेज बिलो एवरेज चल रहा हूँ। ठीक। तो फिर कहा यार थोड़ी तो अच्छा, सीरियस। ये प्लेसमेंट्स का या कैरियर ओरिएंटेड सिनेरियो कब से रहता है या कैसा रहता है वहाँ पे कि भी प्लेसमेंट कहाँ हो, किस टाइप का? प्लेसमेंट तो वो एक्टिविटी तो तब फोर्थ ईयर में होती थी। ओके। हाँ, उससे पहले वहाँ नहीं होती थी, आपको बस एक ट्रेनिंग करनी होती थी थर्ड ईयर में। तो ट्रेनिंग भी कुछ लोग सीरियसली लेते थे, कुछ लोग टाइम पास करते थे। तो ज्यादा उस टाइम की ना ये बात है, मैंने ग्रेजुएट किया 1990 में, तो 89 की बात है जैसे, तो 89-90 वाज माय फाइनल ईयर। तो बस फिर वो 89 के एंड से ही कंपनी वगैरह आनी शुरू हो जाती थी, उससे पहले नहीं। तो क्या रुझान रहता है, जैसे क्या टॉप चॉइस रहती है, मतलब ऐसे कैटेगराइज करें फिर? कुछ लोग जैसे ड्रॉप आउट्स का, जैसे कई बार है कि ड्रॉप आउट्स का क्या सीन रहता है, क्या परसेंटेज रहता है, कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इस टाइप में जाते थे आपके टाइम पे? तो उस टाइम तो स्टार्टअप बहुत ही नेग्लिजिबल हुआ करते थे। तो या तो लोग, देखिए उस टाइम ट्रैक हुआ करते थे, या तो लोग बाहर जाने की, मतलब यूएस जाते हैं अपना हायर स्टडीज के लिए। बहुत कम लोग यूरोप या और कहीं गए। तो जितने गए तो कम से कम मुझे लगता है 25% तो अप्रोक्सीमेटली 25% तो चले गए होंगे, कुछ 25% या हो सकता है थोड़े ज्यादा, तो अमेरिका चले गए होंगे पढ़ाई करने फर्दर। अच्छा, कुछ का रहता है, वो कहते हैं कि भाई हम IIMs मैनेजमेंट वगैरह की तैयारी करेंगे, MBA करेंगे, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, ये भी साइजेबल प्रोपोर्शन रहता है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग सिविल सर्विसेज वाले, तब उस टाइम IIT दिल्ली में इसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रचलन था। ठीक सिविल सर्विसेज का मुझे लगता है आज भी मेरे ख्याल सिविल सर्विसेज में IIT दिल्ली के प्रोपोर्शन मेरे ख्याल ज्यादा रहेगा बाकी IIT के कंपैरिजन में। तो वो ये काफी लोग हुआ करते थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे, और ये इनमें से अक्सर लोग एमटेक वहीं दिल्ली में ही एमटेक ज्वाइन कर लिया करते थे। ओके। 2 साल और रुको, थोड़ा बहुत आप सीखो, और क्या आपकी सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाती थी, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज में एक सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है ना जनरल स्टडीज के अलावा। तो आप उस सब्जेक्ट में एमटेक करो, उस सब्जेक्ट में भी महारत हासिल करो। तो ये होता था। बाकी तो फिर बाकी रेगुलर जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत ही रेयर। तो मतलब बेसिकली आपने 4 कैटेगरी बताई, एक जो MBA कर लेते थे जैसे IIMs वगैरह से, दूसरा आपने बताया कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी, तीसरा हायर स्टडीज़ के लिए US चले गए, चौथा सीधा जॉब में चले गए। तो ये लगभग क्या परसेंटेज में रेशियो कैसे रहता था इसका? तो मेरे ख्याल 20-25% बाहर गए होंगे। ट्राई और भी ज्यादा नहीं किया होगा, ट्राई हो सकता है 25-30% ने किया हो, सब लोग जा नहीं पाते हैं। फिर MBA, फिर सिविल सर्विसेज वाले भी कम से कम 20-25% होंगे मेरे ख्याल। ये कुछ जैसा कई लोग होते हैं वो दोनों की ही तैयारी करते हैं, उनका देखते हैं कि क्या निकल जाता है, पहले MBA कर लेते हैं, MBA नहीं हुआ तो चलो सिविल सर्विसेज कर लिया। ठीक। तो ये करीब आप ये समझिए कि ये सब आप बराबर ही समझो।
तो आप तो डायरेक्ट जॉब के लिए यूएस चले गए थे आप? मैं यूएस नहीं गया था, मैं गया था फिनलैंड। मैं जॉब के लिए गया था, मैं डायरेक्ट जॉब के लिए फिनलैंड चला गया था। अच्छा, फिनलैंड चले गए आप पहले। अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा है इस चक्कर में कि उस टाइम भी नहीं, कुछ उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि भाई कहीं नॉर्दर्न यूरोप में है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप उस टाइम तो अगर कोई मुझसे पूछता कि फिनलैंड मैप पे कहाँ है, तो मैं हाथ नहीं रख पाता। ओके ओके। हाँ, ठीक है। सो ये चांस की बात थी। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ISEC, तो वो थोड़ा स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ओके ओके। तो उन लोगों के एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ करते थे, तो उनके थ्रू उन्होंने एक्सचेंज प्रोग्राम में उसमें मैंने अप्लाई किया, और उन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है फिनलैंड में। तो एज ट्रेनिंग, एज जनरली वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, पर उनका एक प्रोग्राम था कि भाई अभी अगर आप अभी के रीसेंट पास आउट है, फिर भी आपको एक्सचेंज का चांस देते हैं। ठीक 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 ठीक। बस उस प्रोग्राम के थ्रू मैं पहुंच गया वहाँ फिनलैंड जॉब करने। तो फिनलैंड कितना टाइम रहे फिर? फिनलैंड में रहा मैं 1.5 साल। उसके बाद आप यूएस चले गए? उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया। ओके। मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस करते हैं। मैंने कुछ कंसल्टिंग वगैरह शुरू की, किया थोड़ा बहुत काम, पर कुछ मजा नहीं आया। फिर मुझे लगा कि अरे यार चलो अमेरिका ही जाने का ट्राई करते हैं। ओके ओके। तब तक अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटी शुरू हो गई थी। अब मैं बात कर रहा हूँ 93 की। तो 93 में मतलब एड वेड आने शुरू हो जाते, बहुत सारे मैगजीन वगैरह होती थी, डेटा क्वेस्ट ये वो, जिनमें खूब एड निकलते थे कि कैसे जॉब ओवरसीज, तो वो H1B वीजा के दिलवाते थे ये लोग, और आपको बाहर भेज देते थे जॉब करने। तो बस 93 में मैंने माइंड मेकअप किया कि चलो यार हम भी चलते हैं। अप्लाई किया, तो फिर 93 के एंड में एक कंपनी ने मुझे कहा कि हाँ भाई हम भेज देंगे आपको, तो आपके वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर देते हैं। इससे फिर 94 से मैं अमेरिका में काम करने आ गया। चलो रुचिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो करेंगे आपके साथ, मतलब यूएस वाली आगे की जर्नी, और बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। चलिए, यही फिर मिलते हैं।